Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the sixth presentation of Energy Resource Management and Utilization. हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग एनर्जी बिल्स। इससे पहले हम 5 सेशंस कर चुके हैं जिनमें हमने 3 बड़े बड़े टॉपिक, इनफैक्ट 4 बड़े बड़े टॉपिक कवर किए। पहले हमने समझने की कोशिश की कि एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी ये क्या चीज़ होती है, फिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। फिर हमने ये देखा कि दुनिया में कहाँ कहाँ पे किन किन सोर्सेस से कितनी इस्तेमाल हो रही है, कितनी जनरेट हो रही है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने ये देखी थी कि जो फ्यूल की कॉस्ट्स होती हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए, वो कुछ मुल्कों का इंक्लूडिंग पाकिस्तान इंपोर्ट बिल का बड़ा हिस्सा होते हैं। और अगर इंपोर्ट जो हैं वो एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में सिग्निफिकेंट हो तो फिर ये चीज़ इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो एनर्जी की मैनेजमेंट फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और एक चीज़ हमने इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन में ये पढ़ी थी कि प्रॉबली नई एनर्जी या एक्स्ट्रा एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स एनर्जी को बचाना है। यानी अगर आप अच्छी तरह एनर्जी बचा लें तो आपको फिर प्लांट ही नहीं लगाने पड़ते और ये सोचना ही नहीं पड़ता कि एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आएगी। उसके बाद हमने देखा था कि अगर कोई वाकई एनर्जी बचाना चाहता है और कम एनर्जी इस्तेमाल करना चाहता है तो एक एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम आपको चलाना पड़ता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ओबियसली जब भी हम किसी इस तरह की इनिशिएटिव की बात करते हैं तो वो चूंकि हमारे कोर्सेज तो डिज़ाइन होते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ना, जहाँ पे आप लोग जॉब्स करते हैं, लेकिन वही चीज़ स्केल डाउन होके एक इंडिविजुअल या एक घराने पे भी लागू की जा सकती है और स्केल अप करके किसी सोसाइटी या मुल्क पे भी लागू की जा सकती है, ऑब्वियसली मॉडिफिकेशंस करके। फिर उसके बाद इसी के अंदर हमने देखा था कि जो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसकी उसके अंदर एक एनर्जी मैनेजर होता है और उसके अंदर 2 कमेटीज़ होती हैं। एक कमेटी स्टेयर करती है सारे प्रोग्राम के और दूसरी उसको टेक्निकल एक्सपर्टीज देखती है। उसके बाद हमने देखा था कि एनर्जी की अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी होती है अगर आप कोई एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाना चाहेंगे। तभी चलाएंगे जब आपको डिटेल में पता होगा कि कौन सी एनर्जी किधर इस्तेमाल हो रही है और इस पर कितना खर्चा हो रहा है। और अकाउंटिंग करने के लिए आपको ऑडिट करना पड़ता है, तो फिर हमने एनर्जी ऑडिट को पढ़ा था। आज हम उसी को आगे बिल्ड करके एनर्जी बिल्स को समझने की कोशिश करेंगे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई बिल आता है तो उसको कैसे पढ़ना है। क्योंकि लास्ट सेशन में हमने कहा था कि जो कमर्शियल बिल्स होते हैं, इंडस्ट्रियल बिल्स होते हैं, दे आर नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और ऑर्गेनाइजेशंस अब काफ़ी नुकसान उठाती हैं इस वजह से कि उनको अपने बिल्स की डिटेल्स नहीं पता होती। और इवन सम केसेस में ऐसा होता है कि अगर डिटेल्स पता भी हो तो वो इसलिए नहीं मैनेज कर पाती, कोई एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे होते। तो उनकी कुछ जगहों में मीटरिंग नहीं होती, जहाँ पे मीटरिंग होती है वहाँ पे वो कोसाइन फाई को नहीं कम या कैपेसिटेंस लगाने का उनके पास स्पेस नहीं होती है। उसको हम डिटेल में देखते हैं टेक्निकली ये क्या चीज़ है। इसी तरह कुछ लोग अपनी डिमांड पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो आज हम इन सब चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। जो टॉपिक्स हैं आज के, वो इस स्लाइड पे मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। इंट्रोडक्शन के बाद हम रेट स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। और रेट स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए यानी आपको जो बिल पड़ता है उसका स्ट्रक्चर देखने के लिए सबसे आसान या सबसे इफेक्टिव तरीका ये होता है कि हम ये देखें कि जो कंपनी बिजली बना रही है उसको उसके कौन से खर्चे हो रहे हैं। जब हमें ये समझ आ जाएगा कि वो लोग कहाँ कहाँ खर्चा करते हैं तो फिर हमें ये भी समझ आ जाएगी कि वो हमसे इस तरह के बिल क्यों लेते हैं। फिर हम कुछ रेगुलेशंस देखेंगे मुख्तलिफ मुल्कों में, पाकिस्तान में क्या चल रही है। फिर हम देखेंगे कि बिजली बनाने वाली और तकसीम कार कंपनियां, जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कहते हैं जिनको हम पाकिस्तान में, ज़्यादातर दुनिया में उनको यूटिलिटीज़ कहते हैं, वो उन्होंने कस्टमर्स की क्लासेस बनाई होती हैं, यानी कस्टमर्स के ग्रुप्स बनाए होते हैं और उनके लिए अलग अलग बेस रेट स्ट्रक्चर्स शेड्यूल्स रखे होते हैं, उनको हम देखेंगे। फिर देखेंगे कि मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कोजेनरेशन, यानी आप एनर्जी को ऑप्टिमली इस्तेमाल करें तो आपको क्या फ़वाद होते हैं, और अगर एनर्जी आप खुद बनाएं तो बायबैक क्या सिस्टम होते हैं, जिसको पाकिस्तान में आम जुबान में नेट मीटरिंग कहते हैं हम लोग, उसका क्या सिस्टम होता है।
फिर ये अभी तक हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। इसके बाद हम फिर देखेंगे कि नेचुरल गैस, फ्यूल ऑयल, कोल, स्टीम, चिल्ड वाटर, वाटर, वेस्ट वाटर, ये सब भी सारे के सारे प्रोडक्शन में काम आते हैं या एनर्जी के सोर्स होते हैं। तो इनकी बिलिंग या इनकी मैनेजमेंट कैसे होती है। फिर हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि एनर्जी बिल को एनालाइज कैसे किया जाता है। आखिर में देखेंगे कि एनर्जी के बिल्स को, यूटिलिटी, स्पेशली इलेक्ट्रिक यूटिलिटी बिल को रिड्यूस करने के क्या मुख्तलिफ इकदाम होते हैं, और इनमें आपको सपोर्ट करने के लिए इंसेंटिव्स और रिबेट्स हुकूमत या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कौन कौन सी देती हैं। फिर हम देखेंगे कि ये जो मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, मुख्तलिफ यूटिलिटीज़ होती हैं, इनका आपस में कंपटीशन का क्या सिस्टम होता है, और हुकूमत किस हद तक इनको रेगुलेट करती है या नहीं करती है, या किन मुल्कों में करती है, किन में नहीं करती। और आखिर में यानी इस लिस्ट के आखिर में है रिव्यू ऑफ नेप्रा वेबसाइट। ये हम लोग मुख्तलिफ जगहों पे, मैं आपको इसी सेशन के दौरान नेप्रा की वेबसाइट पे लेके जाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि पाकिस्तान में ये सारा सिस्टम कैसे चल रहा है। ये चूंकि टॉपिक्स थोड़े से ज़्यादा हैं, तो आज का ये जो सेशन है ज़रा इंटेंसिव होगा। इट मे बी लॉन्ग एज वेल। सो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटी वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि वो एक बाइट साइज में आपको मिले और आप एक कई टॉपिक या ग्रुप ऑफ टॉपिक्स को सिमुलेट कर लें 15-20 मिनट के एक एक सेशन में। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि फ्यूचर में ये तो है कि हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी आ रही है, और जैसा हमने पिछली दफ़ा डिस्कस किया था कि 2050 तक दुनिया की आधी से ज़्यादा एनर्जी रिन्यूएबल से आएगी, मेनली विंड और सोलर से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके बिजली के बिल कम हो जाएंगे। बिजली के बिल स्लाइटली बढ़ते रहेंगे हमेशा। उसकी वजह यह है कि किसी भी सेटअप को लगाने में, जैसे विंड का एक फार्म लगाने में, ये बात दुरुस्त है कि फ्यूल कोई नहीं लग रहा, लेकिन उनकी सेटअप कॉस्ट्स बहुत हाई होती हैं। इसी तरह सोलर एंड सो ऑन। ये भी हो सकता है कि मार्जिनल कॉस्ट तकरीबन ज़ीरो हो जाए किसी वक्त दुनिया में बिजली प्रोड्यूस होने की, क्योंकि एक दो एक तो यही चीज़ हो गई कि रिन्यूएबल्स आ रहे हैं, उनमें से बड़े बड़े विंड और सोलर हैं। दूसरा ये है कि जो रेजिडेंशियल सोलर्स हैं, वो उनका अब बायबैक और नेट मीटरिंग का सिस्टम पूरी दुनिया में बड़ा स्ट्रांग होता जा रहा है। तो बहुत सी यूटिलिटीज़, स्पेशली के इलेक्ट्रिक हमारे पास पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूटिलिटी है, तो वो एक्चुअली इस ये प्लानिंग कर रहे हैं कि शायद 15 से 20 साल में वो कोई एनर्जी जनरेट ना करें, ज़ीरो जनरेशन हो जाए उनकी, और वो खाली घरों की छतों पे जो लोगों ने लगाए हुए हैं उसको ख़रीद के दूसरों तक पहुंचाते रहें। यानी उनकी इन्वेस्टमेंट खंभों में और तारों में और मीटरों में होगी, कहीं पे वो बिजली बना रहे नहीं होंगे। तो बेसिकली वो इलेक्ट्रिसिटी के मैनेजर्स होंगे कराची के। तो हो सकता है इस तरह की सिचुएशन भी आ जाए, लेकिन स्टिल सेटअप कॉस्ट ऐसी होंगी, इतनी ज़्यादा होंगी कि आपको उनको बिल देना पड़ेगा, और प्रॉब्ली आज के बिल से थोड़ा ज़्यादा होगा। अब जैसा मैंने तब शुरू में आपको बताया कि जो बिजली के बिल होते हैं, एनर्जी के बिल्स होते हैं, इनके प्रोसीजर्स जो हैं वो ज़्यादातर कंपनीज में मैनेजर्स को नहीं समझ समझ होते, क्योंकि इनकी एक अभी आज के सेशंस में आप देखेंगे इनकी नेचर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और दूसरी वजह जो हमने पहले भी काफ़ी बार डिस्कस की है, वो ये है कि एनर्जी कॉस्ट को ओवरहेड के तौर पे लिया जाता है ज़्यादातर इंडस्ट्री में। तो जब कोई कह लें कि उसका ओनर नहीं है, तो फिर उसको ज़्यादा समझने की भी कोई कोशिश नहीं करता। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये समझने के लिए कि हमारे बिल का स्ट्रक्चर क्या है, एक अच्छा तरीका ये है कि हम ये समझ लें कि जो बिजली बना रहा है उसको उसके कौन-कौन से खर्चे आते हैं। तो ये एक छोटी-सी वीडियो नेपरा की वेबसाइट से ही मैंने ली है। ये उन्होंने आम कंज्यूमर्स को, यानी घर के कंज्यूमर्स को समझाने के लिए एक वीडियो बनाई है कि वो अपने बिल को समझें। क्विकली इसको देख लें। बिजली का बिल कैलकुलेट करने का तरीका जानिए। कनेक्शन होल्डर का नाम और पता इस जगह पर दर्ज है। बिलिंग माह की मालूमात यहाँ पर मौजूद हैं।
बिजली के बिल पर दो तरह के चार्जेस लगते हैं, एक बिजली की तकसीमकार कंपनी के चार्जेस और दूसरा हुकूमती चार्जेस। आइए पहले तकसीमकार कंपनी के चार्जेस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि रवां माह में आपने बिजली के कितने यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं, जिसकी मालूमात इस जगह पर मौजूद हैं। 3 फेज सार्फिन के इस्तेमाल शुदा यूनिट्स की तफसील पीक और ऑफ पीक यूनिट्स की मद में इस जगह पर मौजूद है। बिजली की कीमत कैलकुलेट करने के लिए पर यूनिट पीक रेट को पीक आवर्स के दौरान इस्तेमाल शुदा यूनिट्स के साथ ज़रब दी जाती है और पर यूनिट ऑफ पीक रेट को ऑफ पीक आवर्स के दौरान इस्तेमाल शुदा यूनिट्स के साथ ज़रब दी जाती है। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट इस जगह पर दिखाई गई है, जो किसी भी मखसूस माह के दौरान इस्तेमाल शुदा यूनिट्स के लिए चार्ज की जाती है। सहमाई एडजस्टमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन चार्जेस मुकर्रर करदा कीमत की मद में इस जगह पर दिखाए गए हैं। वफाकी हुकूमत ने 43 पैसा पर यूनिट की शरह से फाइनेंस कॉस्ट सरचार्ज लागू किया है, जो बिल में इस जगह पर मौजूद है। तकसीमकार कंपनी के कुल चार्जेस दरअसल इन तमाम कीमतों का ही मजमुआ है, जैसा कि इस जगह पर दिखाया गया है। दूसरे किस्म के चार्जेस हुकूमती चार्जेस हैं। हुकूमत ने 1.5% की शरह से बिजली की लागत यानी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सहमाई एडजस्टमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन चार्जेस पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आयद की है, जिसकी अक्कासी बिल में इस जगह पर की गई है। बिजली के बिल में माहाना 35 रुपये PTV फीस भी चार्ज की जाती है। अलावा अज़ीं GST मजमूई तौर पर बिजली की लागत यानी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सहमाई एडजस्टमेंट चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और फाइनेंस कॉस्ट सरचार्ज पर 17% की शरह से वफाकी हुकूमत की जानिब से चार्ज किया जाता है। नीलम जहलम सरचार्ज 10 पैसा पर यूनिट की शरह से माहाना इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर चार्ज किया जाता है और इस जगह पर दिखाया गया है। इसके अलावा FPA की अमाउंट पर 1.5% की शरह से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी चार्ज की जाती है। FPA और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी समेत फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर 17% की शरह से GST आयद किया जाता है और बिल में इस जगह पर मौजूद है। इस जगह पर दिखाई गई मौजूदा बिल की रकम का तयन करने के लिए अब तक बयान किए गए तमाम आदादो शुमार को बगैर FPA और इस पर लागू तमाम टैक्सेस के जमा करें। इस जगह पर दिखाया गया कुल FPA फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की अमाउंट और उसी FPA पर लागू तमाम टैक्सेस पर मुश्तमिल है। मुकर्ररा तारीख के अंदर काबिल अदायगी रकम जो इस जगह दिखाई गई है मौजूदा बिल और कुल FPA पर मुश्तमिल है। मुकर्ररा तारीख के अंदर बिल की अदम अदायगी की सूरत में तकसीमकार कंपनी की जानिब से लेट पेमेंट सरचार्ज आयद किया जाएगा। मुकर्ररा तारीख के बाद काबिल अदायगी रकम जो इस जगह दिखाई गई है मुकर्ररा तारीख के अंदर काबिल अदायगी रकम और लेट पेमेंट सरचार्ज का मजमुआ है। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय नेप्रा। तो ये जो नेप्रा की वेबसाइट पे वीडियो है ये थोड़ी पुरानी है। आई एम श्योर आप सब ने आज नए बिल से कंपेयर करेंगे तो आपको 3-4 चेंजेस नज़र आएंगी। ऑफ पीक और पीक आवर्स के रेट्स बढ़ गए हैं, 2 जगह पे टैक्सेस बढ़ गए हैं, इस तरह कुछ स्पेशल फीस ऐड हो गई हैं, एक आध डिलीट हो गई है। और FP जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो ऑब्वियसली हर दफ़ा चेंज होता रहता है। अच्छा जी, तो अब देखते हैं कि जो बिजली की तकसीमकार या बिजली की बनाने वाली कंपनियां होती हैं उनके खर्चे क्या होते हैं। तो उनका सबसे बड़ा खर्चा जो है या वो उनका फिजिकल प्लांट होता है, यानी वो तेल का, गैस का, कोयले का, विंड का, सोलर, जो भी उन्होंने प्लांट लगाया हुआ है वो उनका सबसे बड़ा खर्चा होता है। अब वो वक्त के साथ साथ मज़ीद महंगे होते जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि पोल्यूशन की रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिंजेंट हो रही हैं, तो उनको ऐसी इक्विपमेंट लगानी पड़ती है कि वो फ्यूल को कई बार इस्तेमाल करें, इतना इस्तेमाल करें कि उसके अंदर कोई पोल्यूटेंट ना रह जाए। पोल्यूटेंट रह जाए तो उसको हवा में ना जाने दें और उसको किसी और तरह डिस्पोज करें, तो इससे कॉस्ट बढ़ती है, ज़ाहिर है। इसी तरह टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन बढ़ रही है। इसी तरह अ, थोड़ी देर में मैं आपको, जब हम बात करेंगे
डिमांड चार्जेस की, तो हमें पता चलेगा कि लोगों की पीक नीड्स भी बढ़ रही हैं, तो उसके लिए फिर इनको अपनी कैपेसिटी बना के रखनी पड़ती है। जो इस्तेमाल तो कम होती है, लेकिन बहरहाल इनके प्लांट्स लगे रहते हैं। इसी तरह फेलियर से बचने के लिए इनको स्टैंड बाय इक्विपमेंट चाहिए होती है, और भी बहुत सारी कॉस्ट होती हैं, तो जिनको हम थोड़ी देर में डिटेल में देखेंगे। तो ये सब जो एड अप होते हैं, तो इनकी प्लांट की कॉस्ट बढ़ जाती है। इसके बाद ट्रांसमिशन लाइंस की कॉस्ट होती है, ये भी बहुत महंगी होती है, क्योंकि ये हाई वोल्टेज कैरी करती हैं, 500 से 1000 किलो वॉट्स तक, किलो वोल्ट्स तक। तो ये जितनी हाई क्वालिटी की होती है, उतना इसके अंदर रेजिस्टेंस के लॉसेस कम होते हैं। जिस तरह अभी हमारे पास पाकिस्तान में जो हमारी ग्रेड है मेन नेशनल, वो काफ़ी अब उसकी एज है, तो वहाँ पे लॉसेस हमारे ठीक ठाक हो जाते हैं। तो जहाँ पे नई नई वायर्स के साथ, ट्रांसमिशन लाइन्स के साथ लगे हुए हैं, वहाँ पे 2-3% लॉसेस होते हैं, जबकि हमारे इससे तकरीबन कभी कभी 10 गुना से भी बढ़ जाते हैं, यानी 20 और 30 के बीच में तक भी पहुँच जाते हैं काफ़ी जगहों पे हमारी ग्रिड पे। ये एक बहुत बड़ा खर्चा होता है। अब ये सोच लें कि हमें पता है कि हमारे हर दफ़ा 100 में से 20-30 रुपए खर्च हो रहे हैं लॉस पे, लेकिन इतने पैसे नहीं है कि हम उनको, उन तारों को चेंज कर दें, तो ये बहुत महंगी होती है। फिर आपको सब स्टेशंस चाहिए होते हैं, यानी एक तो आगे हम एक फिगर में इस चीज़ को देखेंगे कि एक जगह पे बिजली जनरेट हो रही होती है, फिर वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होती है, उसकी वोल्टेज चेंज करनी होती है, यानी हमने फिर उसको ट्रांसमिशन लाइन से गुजरना होता है। फिर जब आप जिस जगह आपने तकसीम करनी होती है, किसी शहर के करीब पहुंचती है जब ग्रिड, तो वहाँ पे सब स्टेशन चाहिए होते हैं जो वोल्टेज को वापस उस लेवल पे लेके आते हैं जो कि कंज्यूमर को चाहिए होती है। सब स्टेशन ऑब्वियसली बहुत महंगे होते हैं, और उनके लिए, चूंकि आप शहरी इलाके में होते हैं, तो उनके लिए जो ज़मीन होती है सब स्टेशन को बनाने के लिए, वो भी बहुत महंगी होती है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, यानी कि आपके सब स्टेशन से लोगों के घरों तक, या लोगों की फैक्ट्रियों तक, या उनके बिजनेसेस तक जो लाइनें जारी होती हैं, वो उन वहाँ पे भी आपको ट्रांसमिशन की लाइंस चाहिए होती हैं। स्टेप डाउन करते हैं ऑब्वियसली आप, और फिर आखिर में आपको पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर्स भी चाहिए होते हैं, जो एग्जैक्टली 220 से 240 तक लेके आते हैं। पाकिस्तान के केस में बहुत से मुल्कों में 110 होता है। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कस्टमर होते हैं जिनको स्पेशल वोल्टेजेस चाहिए होती हैं। कुछ लोगों को 100 से भी कम चाहिए होती है, उनको 350-400 की, बहुत बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। डिपेंड करता है कि आप किस नेचर के इक्विपमेंट चला रहे हैं। तो ये हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं वो खर्चे जो यूटिलिटी या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बर्दाश्त करती है हम तक बिजली पहुंचाने में। उसके बाद ऑब्वियसली मीटर्स, हर जगह मीटर लगाने होते हैं। तो घरों के मीटर्स जो हैं वो आजकल चंद हज़ार में आ जाते हैं, और इंडस्ट्रियल मीटर्स जिनमें उसकी उनकी बड़ी वैरायटी होती है। कुछ कस्टमर्स को मीटरिंग की और डिमांड और पावर फैक्टर वगैरह की पिक्चर चाहिए होती है, तो वो मिलियंस में आते हैं वो मीटर्स। फिर ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती हैं, इस सारी की सारी चीज़ को रन करना होता है, मैनेज करना होता है, एचआर होती है। फिर बेसिक फ्यूल जो कि आपके प्लांट में यूज़ हो रहा है, कहीं पेट्रोल यूज़ हो रहा है, कहीं डीजल यूज़ हो रहा है, कहीं नंबर 2 फ्यूल ऑयल यूज़ हो रहा है, मुख्तलिफ गैस यूज़ हो रही है, कोयला, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी अपनी कॉस्ट तो है ही है। फिर ऑब्वियसली ये जो सारे प्लांट लगते हैं, ये कोई कैश से तो नहीं लगाता, ये तो हुकूमत के साथ मुख्तलिफ किस्म के मुआहदे होते हैं, और फिर बैंक्स पैसे देते हैं। तो जो बैंक्स पैसे देते हैं उनको इंटरेस्ट देना होता है। फिर ऑब्वियसली हर कंपनी, जो भी बंदा आके बिजनेस करता है इस तरह का, वो उनको उसको प्रॉफिट चाहिए होता है। तो इन सब चीज़ों को आप मिलाएं तो जो कंपनियां होती हैं वो ये सब पैसे ऑब्वियसली कस्टमर से ही पूरी करती हैं, तो ये इसी से ही फिर आपके बिल के मुख्तलिफ हिस्से बनते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है फिर के जो कस्टमर होता है वो समझे कि यूटिलिटी को क्या क्या खर्चे पड़ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को क्या क्या खर्चे पड़ रहे हैं, और फिर वो उनकी हेल्प करे कि वो उनके खर्चे कम हो, ताकि वो आपको कम बिल करें। अब थोड़ी देर में आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल कस्टमर्स के लिए इस चीज़ के बहुत से मौके होते हैं कि वो अच्छी तरह समझ के अगर कोऑर्डिनेट करेंगे यूटिलिटीज़ के साथ, तो वो अपने बिल को काफ़ी कम कर सकते हैं। उसके साथ साथ फिर क्या होता है कि
आपके रेट्स क्या चल रहे हैं, बिलिंग के प्रोसीजर्स क्या हैं, इसको नेपरा नेपरा अथॉरिटी है, वो एक्चुअली उसको फाइनली अप्रूव करती है। लेकिन यूटिलिटीज़ बार बार अपना केस लेके जाती हैं नेपरा के पास, जब हमने फलाना प्लांट लगा लिया है, आप हमें इस ये कॉस्ट हमारी थोड़ी सी बढ़ाएं, तो हमें पैसे ज़्यादा दें। जब वो अप्रूव हो जाता है तो फिर ऑब्वियसली वो आपके बिल में आके लगता है, और वो उसकी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं जो पीछे भी हमने ऐसा ऐसा डिस्कस करना शुरू किया है। आगे मज़ीद देखेंगे तो विल नो के ये कैसे होता है।